नमस्कार, जय हिंद। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। दुनिया में लगातार जो जियोपॉलिटिक्स की बात करें या जो जियो स्ट्रेटजी की बात करें, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, डायमेंशंस बदलते रहते हैं। आज मैं बात करूंगा यही वैश्विक परिवर्तन की, जो भू राजनीति के माध्यम से बढ़ रही है आगे। वर्तमान में बात करें तो विश्व का जो सामरिक भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य है वो तेजी से बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए नए सिद्धांत आ रहे हैं, नए नए चीजें दिखाई दे रही हैं। इसकी शुरुआत हालांकि बताया जाता है कि सोवियत विघटन के समय हुई थी, लेकिन सोवियत के बाद जब चीन की राइजिंग हुई और अमेरिका की जो संरक्षणवादी नीति थी, उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में नए नए आयामों को जन्म दिया था। कोविड महामारी के बाद में जो वैश्विक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है, उससे अमेरिका और रूस के बजाय एशियाई देशों का महत्व ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज थे, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की तमाम कंट्रीज की बात करें, इस महामारी से निपटने में पूरी तरह अक्षम रहे। उनके देश में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, दुनिया को लगा कि जो अपने देश को नहीं बचा सकता, जो अपने देश को नर्वस उस हालत में छोड़ सकता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है, वो दुनिया को क्या देगा, क्या बचाएगा। यहां से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यूं कहें कि एशिया का उदय होता है और इसे आज एशिया की सदी कहा जा रहा है। एशिया की सदी है ये, वर्तमान में ऐसा कहा जा रहा है। बस 2008 का वित्तीय संकट का मामला ले लो तो अर्थव्यवस्थाओं में इतना अधिक लचीलापन दिखाई दिया कि वर्तमान में भी देख लीजिए, पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं G20 देशों में केवल चीन और भारत को छोड़ करके 2020 तक के जो अनुमान थे वो बिल्कुल प्रतिकूल साबित हुए और आर्थिक इतनी ज्यादा हुई कि बड़े बड़े देश जो है तबाह हुए। आर्थिक इतिहासकारों ने इस ओर इशारा किया भी है कि 18वीं सदी में जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद था, यानी 18वीं सदी में जो जीडीपी थी, 18वीं सदी में किसका वक्त था? वो तो अंग्रेजों का था, फ्रांसीसियों का था, और पुर्तगालिस थे, डच थे, स्पेनिश थे, यानी कंपनियों की सरकार थी 18वीं शताब्दी में। वहां तो अमेरिका भी नहीं था। तो उनकी जो जीडीपी थी वो एशिया की जीडीपी से लगभग आधी से भी अधिक थी। अर्थात छोटे से 4-6 देश की जीडीपी पूरे एशिया की जीडीपी से लगभग जो है आधे से ज्यादा ही बताई गई थी। बाद में औद्योगिक क्रांति हुआ, यूरोपीय नौसेना ने विकास किया, ओपन बेस सिस्टम चलाए, साम्राज्यवाद का वो चलाया और उनकी जीडीपी बढ़ती चली गई। लेकिन अब जाकर के ये संतुलन स्थापित हो पाया है। चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, इनकी तुलना में एशियाई देशों ने कुछ ज्यादा ही अपनी प्रगति की है। खास तौर से जो कोविड-19 महामारी से निपटने की बात हो, जिस तेजी से फुर्ती दिखाया थी एशियाई देशों ने, चाहे चीन की बात हो, चाहे भारत की बात हो, चाहे अन्य देशों की बात हो, उस तरीके से ना तो अमेरिका में कुछ देखा गया, ना ही यूरोप में देखा गया। इसका एक बड़ा मैसेज गया देश दुनिया में। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये मैंने और भी वीडियो में कई बार कहा है, देखिए अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता रहता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये चीजें बदलती रहती है। अमेरिका के पतन की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका लंबे समय से विश्व का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है। उसके विश्व युद्धों के बाद शीतकाल के दौरान में, जब शीत युद्ध था, उस दौरान में पश्चिमी जगत का नेतृत्व करते हुए उसने विश्व व्यवस्था को आकार देने की कोशिश की। एक बड़ी निर्णायक भूमिका थी दुनिया को डिजाइन करने की, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उनको। चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे न्यूक्लियराइजेशन की बात हो, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रचार प्रसार की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, इन सभी खतरों से निपटने में अमेरिका की भी एक बड़ी भूमिका थी। अमेरिका ने इसकी अगुवाई किया था। अमेरिका का जो एक वैश्विक प्रतिक्रियात्मक स्वरूप था वो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी रहा। लेकिन जो हालिया उदाहरण है उससे पता चलता है, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे इराक का मामला हो, अमेरिका के लिए ये सब दलदल बन गए थे। अमेरिका आके यहाँ इस तरह फंसा जैसे वियतनाम में फंसा था। इसके चलते कहा जाता है कि अमेरिका की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी उस पर भी फर्क पड़ा है, उसकी जो संसाधनों में भी कमी आई है और लंबे समय तक
इस वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में सबसे आगे रहने के कारण उसको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, उसको आर्थिक रूप से उसको बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ा है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका को अब वो स्थितियां नहीं रह गई है कि वो इसी प्रकार से पैसा खर्च करता रहे और तमाम समस्याओं की अगुवाई करता रहे। मैं समझता हूं अमेरिका जो है अब पीछे हट रहा है कई मामलों में, और इसलिए लगभग ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे अब दुनिया के नंबर 1 की रेस से बाहर निकलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो अमेरिका फर्स्ट करते रहते हैं। अरे भाई, वर्तमान संकट में आप चाहे देश के चाहे मेडिकल का जो मामला है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अमेरिका की डिपेंडेंसी बहुत, चाइना हो, भारत हो या बहुत सारे देशों पे, जापान हो, बहुत सारे देशों पे डिपेंड है। दवाओं की मामले में भारत पर बहुत डिपेंडेंसी उसकी। अब अमेरिका फर्स्ट करो, ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका फर्स्ट के नाम पर उन कंपनियों पर सैंक्शन लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, उनके रिसर्च डेवलपमेंट पर प्रहार करोगे, तो जो बायोटेक कंपनियां हैं उनको पर अधिकार जताने की कोशिश करोगे, तो वो वहां से निकल जाएंगी, वो वहां से अपने आप को समेटेंगी, फिर अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका में इसके पहले भी इस प्रकार चीजें करने की कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं हुई। और यूरोपीय संघ को भी देखें तो अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में पहले जैसी वो चीजें नहीं रही, कुछ दरार दिख रही है। ये भी एक पतन का कारण हो सकता है। यूरोपीय संघ के अंदर भी आंतरिक चुनौतियां हैं। अमेरिका के लिए एक बड़े व्यवधान का कारण वो भी बन सकता है, क्योंकि कई यूरोपीय देश है जो भारत से, रूस से, चीन से या तमाम देशों से अपना समझौता करना चाहते हैं, अलग से अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। अमेरिका तो अमेरिका फर्स्ट करके अपनी नीति पर काम करना चाहेगा, तो दूसरे जो देश हैं वो भी तो अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देंगे, वो भी तो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। अब उनका राष्ट्रीय हित अगर चीन के साथ जुड़ने में होगा तो चीन के साथ जुड़ेंगे, भारत के साथ जुड़ना होगा तो भारत के साथ जुड़ेंगे, रसिया के साथ जुड़ना होगा रसिया के साथ जुड़ेंगे। हर कोई इस मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय हित को देखेगा। और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं यूरोपियन यूनियन में, जो नाटो के सदस्य हों या यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हों, वो एक दूसरे से सारे मुद्दों पर संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसलिए साम्राज्यवाद के दौर में जो एकला चलो वाली पॉलिसी थी यूरोप में, दोबारा आ सकती है, ऐसी संभावना है। चीन के उदय के बाद वैश्विक संतुलन तो प्रभावित हुआ है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को उसने बूस्टअप किया, और चीन अब कम से कम नो डाउट वो सेकंड नंबर के देश में गिना जाता है अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के बाद, क्योंकि उसकी 15 से 17 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में इससे ज्यादा मुखरता भी पहले कभी नहीं रही, वो मुखर होकर के तमाम मुद्दों पर आगे आ रहा है। शी जिनपिंग न केवल सत्ता के केंद्रीकरण में लगे हुए हैं, बल्कि वह स्वयं को माओ का असली प्रतिनिधि भी मानते हैं, और उन्होंने आह्वान भी किया है कि चीन की विकास के लिए, चीन के विस्तार के लिए, चीन की प्रभुता के लिए, चीन के कायाकल्प के लिए वो वैश्विक जिम्मेदारियां लेने के लिए भी तैयार हैं। रूस के बाद चीन ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को खुलेआम चुनौती दे रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका चीन के बीच कई बार टकराव बढ़ा है, चाहे प्रौद्योगिकी और व्यापार का मामला हो। एक प्रकार से बहुत अधिक टेंशन है, इन दोनों देशों में बहुत प्रकार के टकराव की संभावना है। बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन जो है समुद्री रास्तों से भी, जमीनी रास्तों से भी पूरे यूरेशिया में, अफ्रीका में फैलने की तेजी से कोशिश कर रहा है। यानी चीन द्वारा अरबों डॉलर का निवेश इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। अमेरिका के रोकथाम के जो प्रयास हैं वो उसके आगे व्यर्थ साबित हो रहे हैं। वैश्विक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संस्थानों की विफलताएं भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका को एक ताकत मिलती थी यूनाइटेड नेशन से, या G20, G14, G8, G7, इनसे भी ताकत मिलती थी। लेकिन अब ये जो चीजें हैं, ये जो संस्थान है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी कमजोर साबित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, G7 की बात करें, G20 की बात करें, ये जो समूह है ये अब अमेरिका के हितों के अनुसार नहीं चल पाएंगे, न चल पा रहे हैं। दुनिया भर में जो 1929 के बुरे दिन बताए जाते हैं,
मंदी का जो दौर आया था, वही दौर लगभग आजकल चल रहा है। आने वाले समय में ये और मंदी का आंकड़ा बढ़ेगा। वास्तविकता ये है कि ये जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक प्रकार से अमेरिकी राजनीति का शिकार होकर के रह गए। उनके अधीन कार्य करने का एक प्रकार से साधन होकर के रह गए। चाहे शीत युद्ध के दौरान की बात हो, अमेरिका सोवियत के बीच जो प्रतिद्वंदिता हुई उस बीच की बात कर लीजिए, ऐसे कई संवेदनशील मुद्दे आए। इन मुद्दों ने बहुत प्रकार के अवरोध पैदा करे दुनिया में, लेकिन इन संस्थानों ने, इन बड़े-बड़े संगठनों ने, यूनाइटेड नेशन ने इन पर कुछ भी विशेष निर्णायक कदम उठाने में ये कामयाब नहीं हो पाए। वर्तमान में भी देखिए, बहुपक्षीय प्रतिक्रिया है, कार्रवाई की कमी के कारण ही इन निकायों को बदलने की बात हो रही, इनमें सुधार की आवश्यकता की बात हो रही है। भारत तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर ये नहीं सुधर सकता तो इसको बंद कर दिया जाए। इनकी रिलेवेंसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सामूहिक वैश्विक नेतृत्व के बिना ये संभव नहीं हो सकता है कि इन संगठनों को भी उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाए जिसके लिए बने हुए हैं। उसके लिए सामूहिक स्वीकार्यता भी जरूरी है, जो नहीं बन पा रही है। भारत भी दुनिया में उभरती हुई एक बड़ी राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक महाशक्ति है। एशिया और ग्लोबल साउथ के पॉलिटिक्स में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसकी राजनीतिक स्वीकार्यता चीन और रूस से भी कहीं ज्यादा है। आर्थिक विकल्प के लक्ष्य को अगर भारत पूरा कर लेता है, अगर भारत कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, तो आर्थिक संसाधनों के मामले में जिस दिन भारत ये लक्ष्य पूरा कर लेगा, दुनिया में सभी देशों को प्रभुता के मामले में, सुपरमेसी के मामले में पीछे छोड़ देगा। निश्चित रूप से भू राजनीति के क्षेत्र में चल रही जो वर्तमान और नई प्रवृत्तियां हैं, वैश्विक परिस्थितियों में जो फेरबदल देखने को मिल रहा है, जो राष्ट्रवाद और संरक्षणवादी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं, आर्थिक मंदी और महामंदी के जो दौर लगातार चल रहे हैं, इससे असमानता और ध्रुवीकरण में वृद्धि होगी और आगे आने वाले समय में एक जो अनिश्चिततापूर्ण वातावरण है, आज भी अनिश्चिततापूर्ण वातावरण है, आने वाले समय में शायद और अधिक अशांत बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी और ये संभावनाएं युद्ध से विश्व युद्ध की ओर भी ले जा सकती हैं। जो युद्ध हो रहा है, चाहे यूक्रेन का वार हो, मिडिल ईस्ट का वार हो या अन्य प्रकार के जो संघर्ष की संभावनाएं हैं, ये एक बड़े संघर्ष के रूप में भी उभर कर आ सकती है। ये जियोपॉलिटिक्स का जो मामला है, जो लीडरशिप का मामला है, ये सबसे आगे बढ़ने का जो मामला है, ये संघर्ष का एक बड़ा कारण बन करके सामने आ सकता है। इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।